आज अपन पढ़ेंगे संबंध एवं फलन में पाठ 1 का द्वितीय भाग फलन। इससे पहले अपन संबंध के बारे में सब जानकारी ले चुके हैं। संबंध से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण सवालों के हल भी देख चुके हैं। आज अपन आए हैं फलन के बारे में जानकारी लेने। फलन बेटा, पहले फलन की परिभाषा देखते हैं। फलन की परिभाषा क्या कहती है कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण, फलन को प्रतिचित्रण भी कहा जाता है, एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत एक का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। बी के एक अद्वितीय मतलब ए का जो अवयव है बी के एक ही अवयव से संबंध रखेगा। ऐसा नहीं है कि ए का एक अवयव बी के दो तीन अवयवों से संबंध रखे, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं बेटा? फलन कहते हैं। अब फलन को प्रदर्शित करने के तरीके कहीं पर लिखा होगा, ऐसे करके एफ लिख देंगे। फिर इस प्रकार है, कहां पर? ए से और बी में। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फलन परिभाषित है ए से बी में, या फिर कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है बेटा, ये देखो आप, और ये बी, यहाँ पर छोटा सा एफ बना दिया। ये कहा जाएगा कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एफ है। ठीक बेटा, इसको अगर अपन क्रमित युग्म के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे साहब? ये क्रमित युग्म के रूप में लिखा, ये देखो आप, फलन, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया कि साहब एक फलन है एफ, और ये बराबर है किसके? ये बराबर है ए कोमा बी, कि इसके अंदर जो अवयव है वो ए कोमा बी के रूप में है, और वो इस प्रकार है कि बी जो है वो बराबर है ए के फलन के। ये है, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ ए, यानी कि ए का फलन। और जो ए और बी हैं, तो यहाँ पर ए तो लिया गया है कहां से? समुच्चय ए से। प्रथम अवयव कहां से लिया गया है? समुच्चय ए से। और द्वितीय अवयव बी जो है ये कहां से लिया गया है बेटा? समुच्चय बी से। ये हो गया साहब, ये अपने पास में क्रमित युग्म के रूप में लिखने का तरीका हो गया। फलन की परिभाषा देख ही ली अपन ने। फलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसको क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखते हैं, ये आ गया। फलन के और जानकारी के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। नंबर 1, देखिए बेटा, यहां पर मैंने लिया साहब पहला एग्जाम्पल कि ये अपने पास में समुच्चय ए और साहब ये समुच्चय बी है। ठीक है बेटा, यहाँ पर समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4, और ये है ए बी सी और डी। ठीक, अब यहाँ पर 1 का ए से संबंध है, 2 का बी से संबंध है, 3 का सी से संबंध है, और 4 का डी से संबंध है। तो ये F1 ये फलन है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो परिभाषा थी वो ये थी बेटा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण। कहाँ पर? फलन जो है ये आया अपने पास में ए बी सी डी। यहाँ पर ए का कोई भी एक अवयव समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंध नहीं रख रहा है। पहली बात
कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंध रखना चाहिए। दूसरी लाइन लिखी हुई थी अद्वितीय अवयव से, मतलब एक से ही संबंध हो समुच्चय ए के एक अवयव का, ऐसा नहीं हो कि दो से हो जाए। इस बात को समझाने के लिए और देखेंगे एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा के अनुसार है, इसलिए मैं कह दूंगा कि F1 फलन है। क्या है बेटा? ये फलन है। अच्छा, एक और देखते हैं बेटा, 2 नंबर। यहाँ पर अपने पास में ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ध्यान देना बेटा, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी। यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी और डी। ठीक, यहाँ पर 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध भी ए से है, 3 का संबंध बी से है और 4 का संबंध सी से। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये ए से बी में एक फलन परिभाषित है जिसका नाम रख रखा है अपन ने F2। अब अपने को देखना है कि ये जो फलन है ये फलन है कि नहीं है। तो फलन की परिभाषा क्या कहती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, तो यहाँ देखो आप, इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से, मतलब एक जो है केवल ए से संबंध रखता है और किसी से नहीं रख रहा है, 2 जो है वो ए से संबंध रख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रख सकता है 2 से, लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए का कोई भी अवयव 2 से संबंध नहीं रखना चाहिए, पहली बात। फिर यहाँ पर ये डी खाली है, मतलब यहाँ पर डी का समुच्चय ए के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि समुच्चय ए में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन F2 जो है ये क्या है बेटा? ये भी फलन है। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पर देखते हैं। ये आ गया सब तीसरे नंबर। यहाँ पर ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। यहाँ लिखा 1 2 3 4 और ये लिखा ए बी सी। अब मैंने कहा कि सर 1 ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ये फलन का नाम दिया ए से बी में परिभाषित है और इसका नाम है F3। अब ये बताना है क्या ये F3 फलन है। तो देखें अपन, ए के प्रत्येक अवयव का, क्या कह रहा है बेटा? ए के प्रत्येक अवयव का, देखो आप 1 2 3, अरे 4 का तो किसी से संबंध ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये 4 तो खाली पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि F3 परिभाषा के अनुसार नहीं है, इसलिए ये F3 जो है ये फलन नहीं है। क्या है बेटा? फलन नहीं है। आई बात समझ में? और आता है साहब, अगर अपन कहें चौथे नंबर, इसमें ये कह रहा है कि साहब यहाँ देखो, ये है ए और ये है अपने पास में बी, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी और ये 1 2 3 4। अब ए का 1 से संबंध है, ए का 2 से भी संबंध है, बी का 3 से संबंध है और साहब इसका भी 3 से संबंध है। अब अपन ने इसका नाम दिया साहब F4। ए से बी में परिभाषित जो फलन है इसका नाम दे रखा है F4। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि क्या ये फलन है। तो उसके लिए अपने पास में 2 ही बातें हैं कि समुच्चय ए में कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका समुच्चय बी के किसी अवयव से कोई संबंध न हो। मतलब ये कि समुच्चय ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए,
तो यहाँ पर देखा कि कोई अवयव खाली नहीं है। अपन ने पहली जांच कर ली कि साहब पहली जांच में ये पास हो गया, ठीक बेटा। अब दूसरी जांच क्या है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब या जांच की तो पता चला कि अरे ए का तो एक से भी संबंध है, ए का दो से भी संबंध है, ये तो गलत बात है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि साहब F4 जो है ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। आई बेटा बात समझ। और देखते हैं साहब 5 नंबर पर, यहां पर अपन ने लिया ये समुच्चय ए और ये लिया अपन ने समुच्चय बी, ठीक है बेटा। ये आया अपने पास में 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी डी। अब 1 का बी से संबंध है, 2 का भी बी से है, 3 का भी बी से है और 4 का भी बी से। मतलब इसका नाम दे दिया अपन ने F5। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है F5। अब अपने को ये बताना है कि F5 जो है ये फलन है कि नहीं है, ठीक है बेटा। F5 जो है ये फलन है कि नहीं है। अब यहां पर देखो पहली जांच क्या है कि समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, समुच्चय ए का। तो देखा साहब ये अरे कोई भी खाली नहीं है, तो जांच 1 में अपन पास हो गए, जांच 1 के हिसाब से ये फलन है। लेकिन रुको, अभी दूसरी जांच भी बाकी है। दूसरी जांच क्या है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर इनका किसी का भी ए का ए से ये 1 बी से, 2 का बी से है, 3 का भी बी से है, 4 का भी। तो यहाँ अपन ये कहेंगे कि ए का तो 1 से ही है, लेकिन समुच्चय बी के अवयव बी का इन चारों से संबंध है, ठीक है बेटा। समुच्चय ए में कोई अवयव खाली नहीं है और समुच्चय बी में अगर 3 अवयव खाली हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को ऐसे याद रखना है कि समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का 2 अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों जांच में ये खरा उतरा है, तो इसका मतलब F5 जो है ये फलन है, F5 जो है ये फलन है। अब बात करिए अपन ने 6ठे नंबर पर, ये भी देख लो साहब 6ठा नंबर। 6ठे नंबर में क्या दे रखा है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, ठीक है बेटा। समुच्चय ए में अवयव है 1 2 और 3, यहाँ पर अवयव है ए बी सी और डी। अब 1 का ए से संबंध आ गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, सॉरी 2 का सी से हो गया और 3 का भी सी से हो गया और 2 का डी से भी है और 3 का सी से तो है ही है, ये हो गया। यहाँ पर अपन ने कहा इस संबंध का नाम है F6। अब अपने को ये बताना है कि क्या ये F6 संबंध जो है फलन है कि नहीं है, ठीक है बेटा। तो अपनी जांच क्या है साहब कि समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। देखा कोई भी अवयव खाली नहीं है, पहली जांच में ये F6 सही साबित हो गया। फिर दूसरी जांच पर आते हैं। दूसरी जांच क्या कहती है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के 2 अवयवों से या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जांच करने पर पता चला कि भैया 1 का तो ए और बी दोनों से है, 2 का जो है सी और डी दोनों से है। इसका मतलब
ये संबंध फलन नहीं है, ये संबंध फलन नहीं है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने F6 जो है ये फलन नहीं है, फलन नहीं। ठीक है बेटा। तो अपने को किसी संबंध को फलन कहने के लिए दो जांच करनी पड़ेगी। पहली जांच के साथ समुच्चय ए में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। खाली का मतलब कि ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो समुच्चय बी से संबंध न रखता हो। ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात कि समुच्चय ए का कोई एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध रखता हो। ठीक है बेटा। अब साहब कुछ लोगों ने इसको दूसरे दृष्टि से बताया, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन इस जो समुच्चय बी के अवयव थे इसको तो क्या कह रहे थे, प्रतिबिंब, और इनको क्या कह रहे थे, पूर्व प्रतिबिंब। क्या कह रहे थे अपन, इसको तो प्रतिबिंब और इसको कह रहे थे अपन पूर्व प्रतिबिंब। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपन गणितीय परिभाषा से फलन को समझें तो गणितीय परिभाषा ये कहती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक बात। दूसरी बात क्या है साहब, कि समुच्चय बी के पूर्व प्रतिबिंब का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ये जरूर है। मतलब यहां से वही मोटी बुद्धि वाली बात कि साहब ए में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए और समुच्चय ए के किसी एक अवयव का दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में बेटा।